गुड मॉर्निंग। कल अपना बिंदु चल रहा था विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में, जिसमें हमने आयु संरचना का अध्ययन किया था। आज का जो वीडियो है उसके अंतर्गत अपन बिंदु देखेंगे लिंगानुपात के बारे में। देखिए, लिंगानुपात क्या है? स्त्री व पुरुषों के मध्य एक आनुपातिक सूचक है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या वह लिंगानुपात है। स्त्री व पुरुषों का पारस्परिक अनुपात वह लिंगानुपात है। इसमें आपको बताया गया था अपने भारत के अंतर्गत जो लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है, वो लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए जो सूत्र काम में लिया जाता है वो कौन सा बताया गया था? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। यहां तक का बिंदु अपना पिछले वीडियो में आपने देखा था। आज अपने विश्व के अंतर्गत लिंगानुपात की स्थिति देखते हैं। विश्व लिंगानुपात की स्थिति देखिए, मुख्यतः वर्ष 2004 के अंतर्गत विश्व का जो लिंगानुपात था वह लिंगानुपात 2004 में विश्व का जो लिंगानुपात था वह कितना था? 985 लिंगानुपात था। इससे पूर्व की स्थिति पर देखें, वर्ष 1980 के अंतर्गत जो लिंगानुपात की स्थिति थी वो 993 थी। आज वर्तमान के अंतर्गत विश्व लिंगानुपात की स्थिति देखें तो विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? 990। आज विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात की अपन बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का है। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत मुख्यतः 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या पाई जाती है कितनी? 1072 के आसपास। एशिया महाद्वीप में 1002, अफ्रीका महाद्वीप में 957, यानी विश्व का सभी जगह लिंगानुपात की स्थिति भिन्न भिन्न है। आज विश्व में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो लेटेविया, जो कि रूस में है, लेटेविया का है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लेटेविया में कितनी है? 1187। विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात था। और विश्व का न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो विश्व का न्यूनतम लिंगानुपात है कहां का? संयुक्त अरब अमीरात का। 1000 पर महिलाओं की संख्या केवल कितनी है? 468। ये दोनों विश्व के अधिकतम लेटेविया और ये विश्व का न्यूनतम संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि विश्व के अंतर्गत सभी जगह लिंगानुपात की स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की है। संपूर्ण विश्व को लिंगानुपात के आधार पर यदि विभाजित किया जाए, लिंगानुपात के आधार पर विश्व का विभाजन किया जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार से विभाजन होगा। 4 प्रकार कौन कौन से? पहला, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश। दूसरा, स्त्री अधिकता वाले देश। तीसरा, पुरुष अधिकता वाले देश। चौथा, अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। संपूर्ण विश्व को लिंगानुपात के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? ऐसे देश जहां पर स्त्रियों की संख्या अत्यधिक है, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले, स्त्री अधिकता वाले, पुरुष अधिकता वाले और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले। यानी है क्या?
जिन देशों का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1050 से अधिक है, उन देशों को सम्मिलित किया गया है। 1050 महिलाओं की संख्या जहां पर 1000 पर, उन देशों को सम्मिलित किया है अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में। जिन देशों का लिंगानुपात 1000 से 1050 के बीच में है, वो देश है स्त्री अधिकता वाले देश। जिन देशों का लिंगानुपात 950 से 1000 के बीच में है, वो पुरुष अधिकता वाले देश। और जिन देशों का लिंगानुपात 950 से कम है, वो है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। कितने हो गए? 4। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले, जिनमें लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1050। उदाहरण यूएसए, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देश, ये इसके उदाहरण हो गए। दूसरा स्त्री अधिकता वाले, जिनका लिंगानुपात 1000 से 1050 के बीच में हो। मंगोलिया, तजाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, ये कौन से देश के उदाहरण हो गए? स्त्री अधिकता वाले देश के। पुरुष अधिकता वाले देश, जिनका लिंगानुपात 950 से 1000 के बीच में हो। ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, न्यूजीलैंड, ये सारे इसमें सम्मिलित है। अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले, जिन देशों का लिंगानुपात 950 से कम हो, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 950 से कम है, वो आएंगे अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। जैसे भारत है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये सारे किसके उदाहरण हो गए? इसके अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले। ये हो गया संपूर्ण विश्व का विभाजन। कोई दिक्कत? अब देखते हैं जनसंख्या संगठन, जिसमें ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में। देखिए, ग्रामीण व नगरीय संगठन क्या? बिल्कुल सिंपल बिंदु, एक दो बिंदु और है इस लेसन के। ग्रामीण व नगरीय संगठन क्या है? वे क्षेत्र, देखो गांव क्या होता है, किसे कहें गांव? जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कृषिगत क्रियाकलापों में संलग्न है, वो गांव होते हैं। नगर, वे क्षेत्र जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलाप द्वितीयक से पंचम क्रियाकलापों में संलग्न हो, वो कहलाते हैं नगर। आते हैं बिंदु पर ग्रामीण व नगरीय संगठन के बारे में। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलाप क्या? कृषि कार्य करना, आखेट करना, पशुपालन करना, पशुचारण का कार्य, ठीक है, ये जो सामान्य क्रियाकलाप है, मछली पकड़ना, ये कार्य जो करता है उसे सम्मिलित करते हैं ग्रामीण संगठन में। और नगरीय संगठन का मतलब होता है गैर प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत संलग्न। देखिए, मुख्यतः आज संपूर्ण विश्व के अंतर्गत जो नगरीय संगठन है, उस नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आज प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से किधर जा रही है? नगरों की ओर जा रही है। एशिया में अपना जो यूरोप महाद्वीप, एशिया अपना जो महाद्वीप है, और जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर जरूर नगरीकरण की स्थिति कम है। भाई, एशिया और अफ्रीका में केवल 38% जनसंख्या ऐसी है जो नगरीकरण में सम्मिलित है, नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। जैसे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कितनी जनसंख्या है? 77% जनसंख्या है जो कहां निवास करती है? नगरों में निवास करती है। आज नगरीकरण की प्रवृत्ति संपूर्ण विश्व के अंतर्गत बढ़ती जा रही है, अपने को सभी को पता है। प्रारंभ में 1800 ईस्वी की अपन बात करें ना, 1800 ईस्वी में केवल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 2.5% जनसंख्या थी। धीरे धीरे बढ़ी, 1960 में 35% हो गई, 99 में 45% हो गई, 2004 में 50% हो गई, और आज संपूर्ण विश्व की लगभग 55% जनसंख्या कैसी है? नगरीय जनसंख्या है। आ रहे समझ में? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आज विश्व के अंतर्गत जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या की स्थिति अधिक है।
इसके बाद में आता है ग्रामीण व नगरीय संगठन के आधार पर जो नगरीय संगठन है, इसके अंतर्गत देखो 3 प्रकार हैं। एक तो उच्च नगरीय जनसंख्या, उच्च नगरीय जनसंख्या, एक मध्यम नगरीय जनसंख्या और एक निम्न नगरीय जनसंख्या। उच्च नगरीय जनसंख्या मतलब यह है वे क्षेत्र जहां निवास करने वाली जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत, 60% नगरों के अंतर्गत निवास करता है, वह उच्च नगरीय जनसंख्या है। मध्यम नगरीय जनसंख्या का मतलब यह है वे क्षेत्र जहां 40 से अधिक लेकिन 60 से कम जनसंख्या, 60% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं, मध्यम नगरीय जनसंख्या। और वे क्षेत्र जहां 40% से भी कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है, निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। कितने क्षेत्र हो गए? 3। उच्च नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 60% नगरों में, मध्यम नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 40% से अधिक लेकिन 60 से कम जनसंख्या, निम्न नगरीय 40% से कम जनसंख्या नगरों में। उदाहरण उच्च नगरीय जनसंख्या के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जहां की 70-75% जनसंख्या का निवास करते हैं नगरों में। मध्यम नगरीय जनसंख्या के उदाहरण है मिस्र, क्यूबा, इंडोनेशिया, चीन, ये सारे इसके उदाहरण हैं। निम्न नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत अपना भारत है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं निम्न नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत। यहां तक कोई दिक्कत? आगे अपना बिंदु साक्षरता के बारे में। देखो साक्षरता क्या है, साक्षरता कहें किसे? साक्षरता का मतलब होता है कुल जनसंख्या में शिक्षित लोगों का अनुपात। साक्षरता किसे कहते हैं? कुल जनसंख्या में शिक्षित लोगों का अनुपात साक्षरता कहलाता है। और प्रत्येक मानव का गुणात्मक जो पहलू है, वह मानव का प्रत्येक गुणात्मक पहलू वह साक्षरता को माना जाता है। किसी भी देश का सामाजिक व आर्थिक विकास, इनका यदि वो विश्वसनीय सूचक है, किसी भी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का कोई यदि विश्वसनीय सूचक है, तो वह वहां पर पाई जाने वाली साक्षरता है। साक्षरता जनता के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि विश्व के अंतर्गत साक्षरता का जो महत्व है, वह साक्षरता का महत्व बहुत अधिक है। मुख्यतः जो कारक साक्षरता के द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे आर्थिक विकास का स्तर है, मानव का जीवन स्तर है, नगरों के अंतर्गत जीवन स्तर है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति है, सरकारी नीतियां हैं, ये सारे प्रभावित होते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों के नाम लिखो, तो कौन कौन से कारक हो गए? आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण जीवन का स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, सरकारी नीतियां, ये सारे इसके प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। देखिए मुख्यतः कुछ देश ऐसे हैं जैसे जापान है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 100% संपूर्ण साक्षरता की स्थिति है। और निश्चित रूप से वे देश की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है, वे विकसित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। और जहां पर साक्षरता पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिन देशों के अंतर्गत साक्षरता पर प्रति व्यक्ति खर्च बहुत कम है, वो देश पिछड़े हुए हैं। आज अपने भारत की साक्षरता की अपन बात करें तो लगभग 74.04% के आसपास जो साक्षरता की स्थिति अपने भारत की बनी हुई है, वह अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। जापान के मुकाबले जापान का 100% है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि मुख्यतः जो साक्षरता की स्थिति है, वह साक्षरता की स्थिति प्रत्येक देश की स्थिति को, प्रत्येक प्रकार की स्थिति को प्रभावित करती है। आगे पर देखते हैं
व्यावसायिक संरचना के बारे में। नेक्स्ट अपना व्यावसायिक संरचना लेसन का अंतिम बिंदु। देखिए व्यावसायिक संरचना क्या है, व्यावसायिक संरचना कहें किसे। देखिए कुल जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या है किसी भी देश में, जो कार्यशील जनसंख्या है, यह कार्यशील जनसंख्या किस व्यवसाय में संलग्न है वह वहां की व्यावसायिक संरचना है। यानी किसी भी प्रदेश, किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का कितना अनुपात किस प्रकार के व्यवसाय या किस प्रकार के कार्य में संलग्न है उसे अपन सम्मिलित करेंगे वहां की व्यावसायिक संरचना में। व्यावसायिक कार्यों के द्वारा जीविकोपार्जन करने वाली जो जनसंख्या है वह आर्थिक रूप से सक्रिय होती है। आपको ध्यान में होगा मैंने बताया था जब आयु संरचना की बात आई थी तो 15 से लेकर के 59 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसे इस व्यावसायिक जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। जिन देशों के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि, आखेट, संग्रहण, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये जो प्राथमिक व्यवसाय है, प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात जहां अधिक होता है वे देश या तो विकसित होते हैं या पिछड़े हुए होते हैं या विकासशील होते हैं। उनके विकासशील होने का, उनके पिछड़े हुए होने का या उनके अविकसित होने का प्रधान कारण क्या है? वहां का व्यवसाय। कि जहां की जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है वो देश या तो विकसित होते हैं या पिछड़े हुए, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था होती है वो इतनी मजबूत, इतनी प्रबल नहीं हो पाती। और जिन देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है, गैर कृषिगत क्रियाकलापों में संलग्न है, द्वितीय से पंचम क्रियाकलापों में संलग्न है, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो क्षेत्र हैं इनमें संलग्न है, वो देश विकसित श्रेणी के देशों के अंतर्गत है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश, अनेक देशों की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, इतनी प्रबल है, उसका प्रधान कारण वहां पर पाई जाने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अधिकतम भाग का, उस जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या के अधिकतम भाग का गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होना है। सबसे प्रमुख बात यहां पर यह है। तो व्यावसायिक संरचना में, व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत दो संरचनाएं हो गई अपने पास। एक जिन क्षेत्रों के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या है और एक जिन क्षेत्रों में गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या है। जहां कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम अनुपात प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है वो देश है विकसित, पिछड़े हुए या विकासशील। और जिन देशों का अधिकतम भाग, जिन देशों के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है, गैर कृषिगत क्रियाकलापों में संलग्न है, अकृषिगत क्रियाकलापों में संलग्न है, द्वितीय से पंचम क्रियाकलापों में संलग्न है, मुख्य रूप से उनको सम्मिलित किया जाता है एक विकसित देशों की श्रेणी में। यह व्यावसायिक संरचना की बात है। यह आज का बिंदु अपना विश्व जनसंख्या संरचना कंप्लीट। कल पर देखेंगे ये 5 लेसन अपने कंप्लीट हो गए हैं। रिवीजन का अपना चल रहा था सिस्टम, मैंने बताया था आपको। 5 लेसन कंप्लीट हो गए। कल से अपन 6वें लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे और मुख्यतः
छठवें लेसन में मानव अधिवास के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान में है इनके नोट्स लेसन नंबर 1 से लेकर के 10 लेसन तक के नोट्स मैंने आपको भेज दिए थे। फिर भी यदि किसी बच्चे के पास में नोट्स नहीं है, हालांकि मैंने भेज दिए थे सब बच्चों को PDF फाइल बना करके, आपके होमवर्क वगैरह में जो भी ये ऑप्शन आते हैं उसके अंतर्गत मैंने भेज दिए थे, बच्चों को मिल भी गए, मेरी बात हुई। फिर भी यदि किसी बच्चे के पास नहीं है तो आप डाउट में लिख करके भेज दीजिएगा कि भाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो उनको फिर से नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी पहली बुक के सारे नोट्स आपके पास है। नोट्स देने के बाद में वापस रिवीजन स्टार्ट किया था मैंने। हो सकता है 1-2 लेसन के लास्ट वाले नहीं हो, वो भेज दिए जाएंगे। बाकी 1 से लेकर 10 लेसन तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट्स आपके पास में है, सबके पास। तो कल अपन छठवें लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मानव अधिवास जो छठवां लेसन है आपका, इसका अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है, शेष कल। धन्यवाद।